प्यारे बच्चों, जैक बोर्ड 2024 आर्ट्स विषय में हिंदी कोर में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को मिलान कर लिया है। बहुत सारे बच्चे सब्जेक्टिव प्रश्न को डालने बोल रहे थे, सब्जेक्टिव का आंसर तैयार कर लिए हैं। साइंस वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया है। जैक ने जैसा बोला था कि इस टाइप का पैटर्न रहेगा, वो पूरी तरह से बदल दिया है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और आप लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी मिला ले। तो यहाँ पर सबसे पहले है पार्ट बी में विषय निष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय है। यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को मतलब 31 से 33 के उत्तर देना है। तो इसको आप पढ़ लिए होंगे। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं कि लेखक की दृष्टि से वाक शक्ति क्या है। तो लेखक की दृष्टि से वाक शक्ति अपने विचारों को व्यक्त करना है। फिर आपका है 32 नंबर क्वेश्चन, यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो पूरी सृष्टि गूंगी होती और हम अपने विचारों को व्यक्त ना कर पाते। मतलब ये वाक शक्ति का ये है। फिर है 33, बातचीत की क्या उपयोगिता है। तो बातचीत के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। चित्त हल्का तथा स्वच्छ होकर परम आनंद में मग्न हो जाता है। मतलब ये इसकी उपयोगिता है। 34 है, कुंवर नारायण अथवा धर्मवीर भारती की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखना है। तो कुंवर नारायण की दो रचना है चक्रव्यूह और दूसरा है आमने सामने। धर्मवीर भारती की दो रचना है गुनाहों की देवती और सूरज का सातवां घोड़ा। 35 है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उस उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। कैसे। तो सिंधु सभ्यता एक साधन संपन्न सभ्यता थी परंतु उसमें राज सत्ता या धर्म सत्ता के चिन्ह नहीं मिलते। वहाँ की नगर योजना, वास्तुकला, मोहरे, ठप्पो, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि की एक रूपता द्वारा उनमें अनुशासन देखा जा सकता है। यहाँ पर सब कुछ आवश्यकताओं से ही जुड़ा हुआ है। भव्यता का प्रदर्शन कहीं नहीं मिलता। अन्य सभ्यताओं में राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत को दिखाते हुए भव्य महल, मंदिर और मूर्तियां बनाई गई, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में छोटी छोटी मूर्तियां, खिलौने, मृद भांड नावें मिली है। नरेश के सर पर रखा मुकुट भी छोटा है। इसमें प्रभुत्व या दिखावे के तेवर कहीं दिखाई नहीं देते हैं। 36 है, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। आपके जीवन की दिशा किसने और कैसे दी। तो मेरे जीवन को दिशा देने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मेरे गुरुओं का रहा है। उन्होंने हमेशा मुझे यही शिक्षा दी है कि सत्य बोलो। सत्य बोलने वाला व्यक्ति हर तरह की परेशानी से मुक्त हो जाता है, जबकि झूठ बोलने वाला अपने ही जाल में फंस जाता है। उसे एक झूठ छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। अपने गुरुओं की इस बात को मैंने हमेशा याद रखा। वास्तव में उनकी इसी शिक्षा ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी है। 37 है, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है। तो यशोधर बाबू के बारे में हमारी यही धारणा बनती है कि यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है पर पुराना छोड़ता नहीं। इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। यद्यपि वे सिद्धांतवादी तथापि व्यवहारिक पक्ष में भी अच्छी तरह मालूम है, लेकिन सिद्धांत और व्यवहार के इस द्वंद्व में यशोधर बाबू कुछ भी निर्णय लेने में असमर्थ है। उन्हें कई बार तो पत्नी और बच्चों का व्यवहार अच्छा लगता है तो कभी अपने सिद्धांत। इस द्वंद्व के साथ जीने के लिए मजबूर है। उनका दफ्तरी जीवन जहाँ सिद्धांतवादी है, वहीं पारिवारिक जीवन व्यवहारवादी। दोनों में सामंजस्य बिठा पाना उनके लिए लगभग असंभव है। इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। 38 है, सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः खेतीहर और पशुपालन सभ्यता थी। स्पष्ट कीजिए। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में कुछ विद्वानों का मानना है कि वह मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता थी, जबकि कुछ का भ्रम था कि यहाँ अनाज नहीं उपजाया जाता था, उनका आयात ही होता था। यह सोच का ही अंतर है। यहाँ लोहा शुरू में नहीं था पर पत्थर और तांबे की बहु यातायात थी। पत्थर सिंध में ही था, तांबे की खाने राजस्थान में थी। इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे। कुछ भी हो, विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे। झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सभी सबके बीज मिले हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग पस भी पालते थे। पस की जगह हो जाएगा यहाँ पशु, पशु भी पालते थे और दूध का सही उपयोग करते थे। इन आधारों पर कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः खेतिहर और पशुपालक सभ्यता थी। सेक्शन बी है लघु उत्तरीय प्रश्न।
तो बच्चे अपने जन्म के साथ क्या लेकर आते हैं? तो जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। इस पंक्ति में कपास का तात्पर्य कपास मतलब रुई से नहीं, बल्कि उसकी कोमलता तथा उसके सफेद रंग की पवित्रता से लिया गया है। बच्चों का स्वभाव कपास के समान कोमल, पवित्र और निश्चल होता है। वे स्वभाव से कोमल होते हैं, उनके मन में किसी प्रकार का कपट नहीं होता, वे पवित्रता लिए होते हैं। इसके अतिरिक्त वे शारीरिक रूप से भी कोमल होते हैं, अतः कपास और बच्चों में बहुत अधिक संबंध है। यही कारण है कि कवि ने उनका कपास से संबंध स्थापित किया है। 40 है, भाषा का सहूलियत से बरतने का क्या अर्थ है? तो भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ यह है कि रचनाकार भावों के अनुरूप ही सरल, सहज एवं साग्र शब्दावली का प्रयोग करें। अनावश्यक आडंबरपूर्ण गुण शब्दावली कथ्य के प्रभाव को कम करती है और इससे कविता अपने उद्देश्य से भटक जाती है। क्लिष्ट भाषा के दुष्चक्र में फंसे बिना कवि को सरलतम शब्दों से अपनी बात अपने श्रोताओं एवं पाठकों तक पहुंचानी चाहिए। 41 है, शमशेर की कविता गांव की सुबह का जीवन चित्रण है, पुष्टि करे। तो कवि ने गांव की सुबह का सुंदर चित्रण करने के लिए गतिशील बिंब योजना की है। भोर के समय आकाश नीले संग की तरह पवित्र लगता है, उसे राख से लिपे चौके के समान बताया गया है जो सुबह की नमी के कारण गीला लगता है। फिर वह लाल केसर से धोए हुए सील सा लगता है। कभी दूसरी उपमा स्लेट पर लाल खड़िया मलने से देता है। ये सारे उपमान ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। आकाश के नीलेपन में जब सूर्य प्रकट होता है तो ऐसा लगता है जैसे नीले जल में किसी युवती का गोरा शरीर झिलमिला रहा है। सूर्य के उदय होते ही उषा का जादू समाप्त हो जाता है। ये सभी दृश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनमें गतिशीलता है। 42 से अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखे जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने के क्या कारण होंगे? तो हमारे घर व विद्यालय के आसपास निम्नलिखित बदलाव हो रहे हैं जिन्हें बुजुर्ग पसंद नहीं करते। पहला है, घर से विद्यालय जाने के लिए साइकिलें एवं मोटर का इस्तेमाल। दूसरा है, लड़कियां लड़कों का एक साथ पढ़ना और मिलना जुलना। तीसरा है, युवा लड़कों और लड़कियों द्वारा अंग प्रदर्शन करना। फिर है, देर रात तक पार्टियां करना। फिर है, दिन भर कंप्यूटर, इंटरनेट एवं मोबाइल का इस्तेमाल। बुजुर्गों को यह सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि जब वे युवा थे उस समय संचार के साधनों की कमी थी। पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण वे युवावस्था में अपनी भावनाओं को काबू में रखते थे और अधिक जिम्मेदार होते थे। आधुनिक परिवेश में युवा बड़े बूढ़ों के साथ बहुत कम समय व्यतीत करते हैं, इसलिए सोच एवं दृष्टिकोण में अधिक अंतर आ गया है। युवा पीढ़ी की यही नई सोच बुजुर्गों को अच्छी नहीं लगती है। 43 है, लेखक के अनुसार किस पर बाजार का जादू नहीं चल सकता है और क्यों? तो जिन लोगों की क्रय शक्ति होने पर भी मन भरा हुआ हो, अर्थात उसमें किसी चीज को लेने का निश्चित लक्ष्य हो, उपयोगी सामान खरीदने की जरूरत हो और अन्य कोई लालसा ना हो, ऐसे लोगों पर बाजार का जादू नहीं चलता है। 44 है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है? तो लुट्टन ने कुश्ती के दाव पेच किसी गुरु से नहीं बल्कि ढोल की आवाज़ से सीखे हैं। ढोल से निकली हुई ध्वनियाँ उसे दाव पेच सिखाती हुई और आदेश देती हुई प्रतीत होती थी। जब ढोल पर थाप पड़ती थी तो पहलवान की नसें उत्तेजित हो जाती थी, वह लड़ने के लिए मचलने लगता था। इसलिए लुट्टन पहलवान ने ऐसा कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोलक है। 45 है, शिरीष का फूल शकुंतला के चित्त को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है? तो दुष्यंत ने शकुंतला का चित्र बनाया था, परंतु उनमें उसमें संपूर्णता नहीं दिखाई दे रही थी। काफी देर बाद उनकी समझ में आया कि शकुंतला के कानों में शिरीष पुष्प नहीं पहनाए गए, गले में मृणाल का हार पहनाना भी शेष था। 46 है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? तो मराठी के अध्यापक सौंदलगेकर कविता के अच्छे रसिक व मर्मज्ञ थे। वे कक्षा में सस्वर कविता पाठ करते थे तथा लय, छंद, गति, आरोह अवरोह आदि का ज्ञान कराते थे। उनसे प्रेरित होकर लेखक कुछ तुकबंदी करने लगा। उन्हें यह ज्ञान हुआ कि वे अपने आसपास के दृश्यों पर कविता बना सकते हैं। धीरे धीरे उनमें कविता रचने का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। सेक्शन सी है, मेरा प्यारा भारत देश विषय पर निबंध लिखना है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, मैं धीरे धीरे बढ़ा देता हूँ, बहुत लंबा है ये।
लास्ट पे यहाँ निष्कर्ष लिखा हुआ है। इसी का 8वां में क्वेश्चन था, महानगरों में बढ़ता प्रदूषण विषय पर निबंध लिखना था। तो ये भी आप देख सकते हैं, प्रस्ताव लिखा हुआ है। प्रदूषण का अर्थ है, कितने प्रकार के प्रदूषण है उसके बारे में लिख दिए हैं। वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, आपका ध्वनि प्रदूषण है, प्रदूषणों के दुष्परिणाम को लिखना है। फिर प्रदूषण के कारण यहाँ है और सुधार के उपाय दिया है। उसके बाद है 48, मित्र को ग्रीष्मावकाश साथ व्यतीत करने के लिए पत्र लिखिए। तो हजारीबाग 10 मई 2024, प्रिय नरेश, सप्रेम नमस्ते। यहाँ सब सकुशल है, तुम्हें सानंद चाहते हैं। मेरी वार्षिक परीक्षा पूरी हो गई है, तुम्हारी परीक्षा भी समाप्त तो हो गई होगी। मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस बार ग्रीष्मावकाश में तुम हमारे यहाँ आ जाओ। मैंने माताजी से इस संबंध में स्वीकृति ले ली है। यहाँ उदयपुर के जगह हजारीबाग कर दी जाएगा। यहाँ हजारीबाग में अनेक पर्यटन स्थल है, दोनों मित्र साथ साथ रहकर ग्रीष्मकाल का सुखद उपयोग कर सकेंगे। मेरा यह आग्रह अवश्य ही स्वीकार करना। अपने पिताजी और माताजी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा स्नेही विनोद। 39 है, जनसंचार की व्याख्या करते हुए इसके माध्यम का उल्लेख करें। तो यहाँ है जनसंचार के क्या क्या माध्यम है। तो जनसंचार के माध्यम आपका है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक। फिर है रेडियो, कैसेट, टेप रिकॉर्डर, दूरदर्शन, वीडियो फिल्म। ये सभी जनसंचार के माध्यम है। ऐसे उपयुक्त सुविधा की दृष्टि से जनसंचार माध्यमों को 3 भागों में भी बांट सकते हैं हम लोग। जनसंचार के परंपरागत जनसंचार माध्यम, फिर जनसंचार के मुद्रित माध्यम और जनसंचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। तो यहाँ पर सबका डिटेल मैंने लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और ये सारा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में DRGP82 साइट पर भी मिल जाएगा। वहाँ पर भी जाकर आप इसको पीडीएफ फॉर्मेट में देख सकते हैं और लिख सकते हैं। वीडियो में मैं धीरे धीरे इसको बढ़ा दे रहा हूँ ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कैसे बनाना है। फिर है 50 नंबर, निम्न का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो मुझसे मिलने को कौन विका। तो ये क्वेश्चन का है आंसर। संदर्भ लेना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है से अवतरित है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी है। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने एकांकी जीवन की कुंठा का यथार्थवादी वर्णन किया है। भावार्थ है, कवि कहता है कि इस जग में वह अकेला ही है। जीवन पथ पर बढ़ते बढ़ते वह सोचने लगता है कि उसका कोई ऐसा अपना प्रिय नहीं है जो उसे मिलने की आस में प्रतीक्षारत हो। इसलिए मैं किसका चेहरा स्मरण कर किसके हितार्थ अपने गंतव्य की ओर व्यग्रता के साथ बढ़ूं। भावनाओं के अथाह सागर में गोते लगाते हुए कवि सोचता है कि जीवन पथ पर चलते हुए उपयुक्त प्रश्न पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं। बढ़ते कदम सुस्त हो जाते हैं और हृदय वेदना और व्याकुलता से भर उठता है। और इधर कवि की बेचैनी से बेपरवाह दिन जल्दी जल्दी व्यतीत होता है। काव्य सौंदर्य है, कवि ने अपने एकांकी जीवन से उत्पन्न कुंठा का सजीव वर्णन किया है। दूसरा, मुझसे मिलने के अनुप्रास एवं मैं होऊंगा इसके हित चंचल में प्रश्नाकार है। फिर है जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा सहज सरल सरल तत्सम तद्भव शब्द प्रधान खड़ी बोली है। शब्दार्थ में विकल का मतलब होता है व्याकुल आतुर, चंचल है उतावला गतिशील, व्यग्र शिथिलता का अर्थ है ढाला सुस्त मंद, और उड़ का है हृदय, विहलता का है व्याकुलता बेचैनी भाव आतुरता। लास्ट क्वेश्चन है अपने लास्ट नहीं है ये, अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर एक आलेख लिखे। तो गत 23 जनवरी 2024 को हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव हुआ। नगर के प्रसिद्ध समाज सेवी श्री श्याम बहादुर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस वर्ष विद्यालय में काफ़ी उत्साह देखा गया। विद्यालय को पूरी तरह सजाया संवारा गया। ठीक 11 बजे कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। पहले एनसीसी स्कॉट तथा बैंड के छात्रों ने स्वागत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। फिर मलखम, ड्रिल, ड्रम, लेजियम के आकर्षण कार्यक्रम हुए। तत्पश्चात मंच के कार्यक्रम प्रारंभ हुए। विद्यालय के छात्रों ने मंत्र मुग्ध करने वाले अभिनय और गीत प्रस्तुत किए। प्राचार्य महोदय ने विद्यालय की प्रगति की रिपोर्ट पेश करते हुए विज्ञान के छात्रों के लिए नई प्रयोगशाला की कमी का उल्लेख किया। प्राचार्य के भाषण के बाद मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम की बुरी बुरी प्रशंसा की ध्वनि से गूंज उठा। मुख्य अतिथि ने प्रतिभाशाली छात्रों को चहुमुखी उन्नति की दिशा में बढ़ने की प्रेरणा दी तथा उनके प्रोत्साहन के लिए कई पुरस्कार योजनाएं शुरू करने की घोषणा की। अंत में इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं को मुख्य अतिथि के हाथों से पुरस्कृत किया गया। इस प्रकार यह कार्यक्रम 16 संपन्न हुआ।
अब लास्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता किसे कहते हैं? पत्रकारिता के प्रकारों को लिखे। तो पत्रकारिता का समस्त सूचनाओं को संकलित और संपादित कर पाठकों तक पहुंचाना है। समाचारों के माध्यम से तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और संतुलन जैसे सिद्धांतों का अध्ययन ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन पत्रकारिता का संबंध केवल समाचारों तक सीमित नहीं, इसमें संपादकीय लेखन, कार्टून और फोटो भी शामिल है। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार हैं: खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी का पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता। तो बच्चों, ये थे आपके सब्जेक्टिव हिंदी कोर आर्ट्स विषय का आंसर की। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का साथ। जय हिंद, जय भारत।